संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, वाइट चाहिए थे, छोटा वाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान, मतलब हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्र अधिकार बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना
योजना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सूद लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर वाइट चाहिए थे, छोटा वाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, 1 बोलेरो और 1 जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं, बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च, तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहां तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं, बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3000 है, तो कहीं पर 3500, कहीं पर 6000, तो कहीं पर 2500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं, उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं, जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं, उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपये तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, बाइट चाहिए थे छोटा। बाइट चाहिए? जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चलान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, वो हमारे क्षेत्र अधिकार के बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं।
जी जी वो शासन स्तर से। ठीक ठीक है, थैंक यू। थैंक बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं, बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च, तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं, बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए, क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है, तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000, तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम
5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया।
हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित ACCL खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ACCL प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी EOW ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। EOW ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए। जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है।
स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले?
हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 2024 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ।
इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चलान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं, बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च, तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी
तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांगजनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3000 है तो कहीं पर 3500, कहीं पर 6000 तो कहीं पर 2500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्र अधिकार दिमाग है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है।
अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आड़ंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए, क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग
हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांगजनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या करेंगे? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है।
उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए था, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान मतलब हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नी जी जी वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है।
स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले?
हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 2024 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या करेंगे? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ।
इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए था, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चलान उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, 1 बोलेरो और 1 जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं, बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च, तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहां तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी
तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांगजनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं, बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3000 है तो कहीं पर 3500, कहीं पर 6000 तो कहीं पर 2500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांगजनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चलान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, वो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है। ठीक है, वो क्लास 2 है, क्लास 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी, वो शासन स्तर से। ठीक है।
बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं, बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च, तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं, बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए, क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000, तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम
5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांगजनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या करें? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया।
हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित ACCL खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ACCL प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी EOW ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। EOW ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए। जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नी जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है।
स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले?
हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या करेंगे? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ।
इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चलान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार विभाग है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, 1 बोलेरो और 1 जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं, बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च, तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहां तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी
तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांगजनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3000 है तो कहीं पर 3500, कहीं पर 6000 तो कहीं पर 2500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांगजनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपये तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चलान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है। ठीक है, वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन इस पर ठीक है। है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है।
अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आड़ंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों को राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व
हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं। तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांगजनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या करें? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है।
उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, वाइट चाहिए थे छोटा वाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान मतलब हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार में बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है।
स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले?
हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ।
इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर वाइट चाहिए थे, छोटा वाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चलान। मतलब हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, 1 बोलेरो और 1 जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं, बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहां तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी
तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांगजनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3000 है तो कहीं पर 3500, कहीं पर 6000 तो कहीं पर 2500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी बंधन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी बंधन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांगजनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चलान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, वो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है। ठीक है, वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है।
अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व
हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं। तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है।
उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान। उसमें हम शासन से पूछिए आप, वो हमारे क्षेत्राधिकार में बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है।
स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले?
हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 2024 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, राम विचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या करेंगे? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ।
इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए था, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चलान मतलब हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार विभाग है, ठीक है, वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नी जी जी वो शासन इस पर ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं, बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च, तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहां तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी
तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांगजनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं, बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3000 है तो कहीं पर 3500, कहीं पर 6000 तो कहीं पर 2500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, बाइट चाहिए था, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान। मतलब हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है।
अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आड़ंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं। कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व
हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं। तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या करेंगे? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है।
उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान। उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्र अधिकार में बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। थैंक यू। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है।
स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले?
हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या करेंगे? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ।
इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चलान उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी वो शासन इस पर थी, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं, बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च, तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी
तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांगजनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं, बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3000 है तो कहीं पर 3500, कहीं पर 6000 तो कहीं पर 2500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है। ठीक है, वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से। ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है।
अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आडंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं। कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग
हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए
तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, वाइट चाहिए थे, छोटा वाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चलान। उसमें हम शासन से पूछिए आप, वो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है। ठीक है, वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की। ठीक है नी जी जी, वो शासन स्तर से। ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3000 है तो कहीं पर 3500, कहीं पर 6000 तो कहीं पर 2500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना
कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए। लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सूद लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या करेंगे? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान सामने आए 2160 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का चालान पेश होने के बाद वही शराब घोटाला अब 3200 करोड़ रुपए का हो गया है। इस बहुचर्चित शराब घोटाले में भले ही ईओडब्ल्यू द्वारा एक और पूरक चालान विशेष अदालत में पेश कर दिया गया हो, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब इस घोटाले में लिप्त 29 से अधिक अधिकारियों पर अपराध दर्ज हो चुका है, तब भी अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बीते सोमवार को विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया गया। इस दौरान सभी आरोपी न्यायालय परिसर में मौजूद थे, फिर भी वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बजाय केवल समन जारी किया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सत्ता पक्ष के अंदर ही कई लोगों का मानना है कि मोदी की गारंटी और जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही थी, वह अब केवल एक जुमला बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नौकरशाही उनके आदेशों और सुशासन की नीति को कमजोर करने में लगी है। मामले में शासकीय अभियोजन अधिवक्ता व उप संचालक वर्मा की भूमिका भी विवादों में आ गई है। उन्होंने अदालत में इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई कि सभी आरोपी अधिकारी गैर हाजिर रहे, बल्कि इसे न्यायालय का विवेकाधिकार बताकर आगे बढ़ गए। ये आरोपियों को आप फरार नहीं कर सकते हैं। इसको हमने नोटिस दे करके चालान पेश किए, लेकिन आज कोई भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अब उनकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस रुख को लेकर सत्तारूढ़ दल के भीतर ही असंतोष गहराता दिख रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा हाल ही में प्रस्तुत चालान में बताया गया है कि आबकारी विभाग के अफसरों को घोटाले से 88 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हुई है। इस राशि को उन्होंने संपत्ति और निजी कारोबार में निवेश किया। जांच में 11 अधिकारियों की अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है, जबकि अन्य अफसरों की जांच अभी जारी है। ईओडब्ल्यू के द्वारा जारी चार्जशीट में किन अफसरों को कितना पैसा मिला है, उन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं।
हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किन अधिकारियों से कितनी शराब की पेटी जब्त की गई है और उनकी कीमत का मूल्यांकन क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चिरमिरी शहर में मानवता और साहस की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय युवाओं के एक समूह ने वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद राहुल भाई पटेल के साथ मिलकर 2 दिन से खाई में गिरी एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। युवाओं ने साड़ी और लकड़ी की सहायता से महिला को खाई से बाहर निकाला और कंधों पर उठाकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी देते हुए पार्षद राहुल भाई पटेल ने बताया कि वे सुबह चिरमिरी नगर निगम जा रहे थे। तभी भुकभुकी नाला के पास सन्नी, निशांत और मोंटी ने उन्हें रोका और बताया कि खाई में कोई महिला गिरी हुई दिखाई दे रही है। जब खाई की गहराई का अंदाजा लगा तो पहले तो वे सभी लौट आए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सुभाष महतो, आरकेश, धीरज देवांगन और अंशु राजवाड़े जैसे अन्य युवाओं को साथ लेकर खाने पीने का सामान और पानी लेकर दोबारा खाई में उतरने का फैसला किया। करीब 400 से 500 फीट नीचे एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जो 2 दिन पहले खाई में गिर गई थी और तब से केवल पानी पीकर जिंदा थी। महिला ने युवाओं को देखकर बड़ी उम्मीद से मदद की गुहार लगाई। सभी युवाओं ने पहले उन्हें कुछ खिलाया, सांत्वना दी और फिर साड़ी, लकड़ी और रस्सी की मदद से बारी बारी से उन्हें ऊपर लाने का कठिन कार्य शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में युवाओं ने खाई से बाहर निकालकर 4 किलोमीटर तक महिला को कंधों पर उठाकर दुपछोला तक पहुंचाया, जहां एक वाहन की व्यवस्था कर उन्हें खड़गवां अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल महिला की हालत सुरक्षित है, लेकिन वह अपने घर या परिवार की पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। वह अपना नाम मुन्नी, बेटी का नाम लक्ष्मणिया और बेटे का नाम दुर्गेश बता रही है। पार्षद राहुल भाई पटेल ने आम जन से अपील की है कि यदि कोई इस महिला को पहचानता हो या उसके परिजनों के बारे में जानकारी हो तो नगर निगम या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे। आज सुबह हमारे वार्ड के 3 युवा साथी मोंटी, सनी और निशांत, ये तीनों जंगल की ओर घूमने गए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये गहरी खाई में एक वयोवृद्ध महिला जो घायल अवस्था में पड़ी हुई है। उन्होंने आकर इस बात को मुझे बताया और मैं अपने साथियों के साथ मंटू, सुभाष भाई, और धीरज के साथ मिलकर हम लोगों ने लगातार युवा साथियों के साथ मिलकर इन युवा साथियों ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक वयोवृद्ध घायल महिला का जान बचाया है। मैं सारे युवा साथियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लगातार अपने कंधे में धोकर उस घायल महिला को नाले में पार करते हुए, नदी, नाला और पहाड़ पार करते हुए जिन्होंने उसकी जान बचाते हुए स्वास्थ्य खड़गवां में भर्ती कराया। मैं इन सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मंच तो सज रहे हैं, तालियां भी बज रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब हर बार छत्तीसगढ़ महतारी की जय जयकार होती थी, तो इस बार दोनों पार्टियों के मंच से उनकी तस्वीर क्यों गायब रही। मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला, जहां छत्तीसगढ़ी गानों की धुन पर सीएम विष्णुदेव साय खुद मांदर डालकर नाचते नजर आए। मंत्रीगण और विधायक भी मंच पर झूमते रहे। कह सकते हैं मंच पर संस्कृति का जलवा था। रुक
पर छत्तीसगढ़ महतारी की अनुपस्थिति ने कई को चौंकाया भी। उधर कांग्रेस ने 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान सभा की, लेकिन यहां भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर मंच से नदारद रही और सभा खत्म होते ही कांग्रेस के गेट पर ऐसा बवाल हुआ कि संविधान की मर्यादा ही खतरे में पड़ गई। दरअसल राजीव भवन में एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं ने गेट पर जमकर नाराजगी जताई। दादागिरी कर रहे हो क्या, ये शब्द कैमरे में कैद हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल भी। एक महिला कार्यकर्ता असहज हो गई। वहीं पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम भी भीड़ में धक्का खा गई और फिर उन्होंने सिक्योरिटी को फटकार लगाई। सियासी मंचों पर तस्वीरें चाहे न लगी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बयानबाजी जरूर चस्पा हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा वार किया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में 5 करोड़ कैश बांटते पकड़े गए नेता अब छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण देने आए हैं। भ्रष्टाचार ही भाजपा का एजेंडा बन गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त पर रद्द हो गया। कांग्रेस ने तुरंत तंज कसा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ तक सवाल उठ गया कि क्या राज्यपाल रमेन डेका ने ऐसा कोई फीडबैक दे दिया था कि गृह मंत्री का दौरा ही रद्द हो गया। अब भाजपा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। 7 जुलाई को खड़गे की रायपुर सभा पर भाजपा ने पलटवार किया। कहा, सनातन विरोधी नीति पर चल रहे हैं खड़गे, रागा के नक्शे कदम पर। तो सवाल वही कि महतारी सिर्फ चुनावी तस्वीर है या स्थायी विचार। क्या मंच की भव्यता में हमने मूल प्रतीकों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? क्योंकि नाच, नाराजगी और नारे सब तो हैं, पर छत्तीसगढ़ महतारी कहाँ है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपये तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, वो हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आड़ंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं, बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च, तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं, बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकाल रुपये किए जाए, क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3000 है तो कहीं पर 3500, कहीं पर 6000 तो कहीं पर 2500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान सामने आए 2160 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का चालान पेश होने के बाद वही शराब घोटाला अब 3200 करोड़ रुपए का हो गया है। इस बहुचर्चित शराब घोटाले में भले ही ईओडब्ल्यू द्वारा एक और पूरक चालान विशेष अदालत में पेश कर दिया गया हो, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब इस घोटाले में लिप्त 29 से अधिक अधिकारियों पर अपराध दर्ज हो चुका है, तब भी अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बीते सोमवार को विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया गया। इस दौरान सभी आरोपी न्यायालय परिसर में मौजूद थे, फिर भी वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बजाय केवल समन जारी किया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सत्ता पक्ष के अंदर ही कई लोगों का मानना है कि मोदी की गारंटी और जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही थी, वह अब केवल एक जुमला बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नौकरशाही उनके आदेशों और सुशासन की नीति को कमजोर करने में लगी है। मामले में शासकीय अभियोजन अधिवक्ता व उप संचालक वर्मा की भूमिका भी विवादों में आ गई है। उन्होंने अदालत में इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई कि सभी आरोपी अधिकारी गैर हाजिर रहे, बल्कि इसे न्यायालय का विवेकाधिकार बताकर आगे बढ़ गए। ये आरोपियों को आप फरार नहीं कर सकते हैं, इसको हमने नोटिस दे करके चालान पेश किए, लेकिन आज कोई भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। क्या कार्रवाई की गई? क्या कार्रवाई की गई? अब उनकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस रुख को लेकर सत्तारूढ़ दल के भीतर ही असंतोष गहराता दिख रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा हाल ही में प्रस्तुत चालान में बताया गया है कि आबकारी विभाग के अफसरों को घोटाले से 88 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हुई है। इस राशि को उन्होंने संपत्ति और निजी कारोबार में निवेश किया। जांच में 11 अधिकारियों की अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है, जबकि अन्य अफसरों की जांच अभी जारी है। ईओडब्ल्यू के द्वारा जारी चार्जशीट में किन अफसरों को कितना पैसा मिला है, उन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किन अधिकारियों से कितनी शराब की पेटी जब्त की गई है और उनकी कीमत का मूल्यांकन क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चिरमिरी शहर में मानवता और साहस की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय युवाओं के एक समूह ने वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद राहुल भाई पटेल के साथ मिलकर 2 दिन से खाई में गिरी एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। युवाओं ने साड़ी और लकड़ी की सहायता से महिला को खाई से बाहर निकाला और कंधों पर उठाकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी देते हुए पार्षद राहुल भाई पटेल ने बताया कि वे सुबह चिरमिरी नगर निगम जा रहे थे, तभी भुकभुकी नाला के पास सन्नी, निशांत और मोंटी ने उन्हें रोका और बताया कि खाई में कोई महिला गिरी हुई दिखाई दे रही है। जब खाई की गहराई का अंदाजा लगा तो पहले तो वे सभी लौट आए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सुभाष महतो, आरकेश, धीरज देवांगन और अंशु राजवाड़े जैसे अन्य युवाओं को साथ लेकर खाने पीने का सामान और पानी लेकर दोबारा खाई में उतरने का फैसला किया। करीब 400 से 500 फीट नीचे एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जो 2 दिन पहले खाई में गिर गई थी और तब से केवल पानी पीकर जिंदा थी। महिला ने युवाओं को देखकर बड़ी उम्मीद से मदद की गुहार लगाई। सभी युवाओं ने पहले उन्हें कुछ खिलाया, सांत्वना दी और फिर साड़ी, लकड़ी और रस्सी की मदद से बारी बारी से उन्हें ऊपर लाने का कठिन कार्य शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में युवाओं ने खाई से बाहर निकालकर 4 किलोमीटर तक महिला को कंधों पर उठाकर दुपछोला तक पहुंचाया, जहां एक वाहन की व्यवस्था कर उन्हें खड़गवां अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल महिला की हालत सुरक्षित है, लेकिन वह अपने घर या परिवार की पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। वह अपना नाम मुन्नी, बेटी का नाम लक्ष्मणिया और बेटे का नाम दुर्गेश बता रही है। पार्षद राहुल भाई पटेल ने आम जन से अपील की है कि यदि कोई इस महिला को पहचानता हो या उसके परिजनों के बारे में जानकारी हो तो नगर निगम या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे।
आज सुबह हमारे वार्ड के 3 युवा साथी मोंटी, सनी और निशांत, ये तीनों जंगल की ओर घूमने गए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये गहरी खाई में एक वयोवृद्ध महिला जो घायल अवस्था में पड़ी हुई है। उन्होंने आकर इस बात को मुझे बताया और मैं अपने साथियों के साथ मंटू, सुभाष भाई, अंशु और धीरज के साथ मिलकर हम लोगों ने लगातार युवा साथियों के साथ मिलकर इन युवा साथियों ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक वयोवृद्ध घायल महिला का जान बचाया है। मैं इन सारे युवा साथियों को बधाई देती हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लगातार अपने कंधे में धोकर उस घायल महिला को नाला में पार करते हुए, नदी, नाला और पहाड़ पार करते हुए जिन्होंने उसकी जान बचाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में भर्ती कराया। मैं इन सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मंच तो सज रहे हैं, तालियां भी बज रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब हर बार छत्तीसगढ़ महतारी की जय जयकार होती थी, तो इस बार दोनों पार्टियों के मंच से उनकी तस्वीर क्यों गायब रही। मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला, जहां छत्तीसगढ़ी गानों की धुन पर सीएम विष्णुदेव साय खुद मांदर डालकर नाचते नजर आए। मंत्रीगण और विधायक भी मंच पर झूमते रहे। कह सकते हैं मंच पर संस्कृति का जलवा था। पर छत्तीसगढ़ महतारी की अनुपस्थिति ने कई को चौंकाया भी। उधर कांग्रेस ने 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान सभा की, लेकिन यहां भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर मंच से नदारद रही और सभा खत्म होते ही कांग्रेस के गेट पर ऐसा बवाल हुआ कि संविधान की मर्यादा ही खतरे में पड़ गई। दरअसल राजीव भवन में एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं ने गेट पर जमकर नाराजगी जताई। दादागिरी कर रहे हो क्या, ये शब्द कैमरे में कैद हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल भी। एक महिला कार्यकर्ता असहज हो गई। वहीं पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम भी भीड़ में धक्का खा गई और फिर उन्होंने सिक्योरिटी को फटकार लगाई। सियासी मंचों पर तस्वीरें चाहे न लगी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बयानबाजी जरूर चस्पा हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा वार किया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में 5 करोड़ कैश बांटते पकड़े गए नेता अब छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण देने आए हैं। भ्रष्टाचार ही भाजपा का एजेंडा बन गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त पर रद्द हो गया। कांग्रेस ने तुरंत तंज कसा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ तक सवाल उठ गया कि क्या राज्यपाल रमेन डेका ने ऐसा कोई फीडबैक दे दिया था कि गृह मंत्री का दौरा ही रद्द हो गया। अब भाजपा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। 7 जुलाई को खड़गे की रायपुर सभा पर भाजपा ने पलटवार किया। कहा, सनातन विरोधी नीति पर चल रहे हैं खड़गे, रागा के नक्शे कदम पर। तो सवाल वही कि महतारी सिर्फ चुनावी तस्वीर है या स्थायी विचार। क्या मंच की भव्यता में हमने मूल प्रतीकों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? क्योंकि नाच, नाराजगी और नारे सब तो हैं, पर छत्तीसगढ़ महतारी कहाँ है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, बाइट चाहिए थे छोटा। बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान, मतलब हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है। नहीं जी, वो शासन स्तर से, ठीक है।
बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहां तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम
5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्रीय हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान सामने आए 2160 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का चालान पेश होने के बाद वही शराब घोटाला अब 3200 करोड़ रुपए का हो गया है। इस बहुचर्चित शराब घोटाले में भले ही ईओडब्ल्यू द्वारा एक और पूरक चालान विशेष अदालत में पेश कर दिया गया हो, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब इस घोटाले में लिप्त 29 से अधिक अधिकारियों पर अपराध दर्ज हो चुका है, तब भी अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बीते सोमवार को विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया गया। इस दौरान सभी आरोपी न्यायालय परिसर में मौजूद थे, फिर भी वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बजाय केवल समन जारी किया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सत्ता पक्ष के अंदर ही कई लोगों का मानना है कि मोदी की गारंटी और जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही थी, वह अब केवल एक जुमला बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नौकरशाही उनके आदेशों और सुशासन की नीति को कमजोर करने में लगी है। मामले में शासकीय अभियोजन अधिवक्ता व उप संचालक वर्मा की भूमिका भी विवादों में आ गई है।
उन्होंने अदालत में इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई कि सभी आरोपी अधिकारी गैर हाजिर रहे, बल्कि इसे न्यायालय का विवेकाधिकार बताकर आगे बढ़ गए। ये आरोपियों को आप फरार नहीं कर सकते हैं, इसको हमने नोटिस दे करके चालान पेश किए, लेकिन आज कोई भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। क्या कार्रवाई की गई सर? क्या कार्रवाई की गई? अब उनकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस रुख को लेकर सत्तारूढ़ दल के भीतर ही असंतोष गहराता दिख रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा हाल ही में प्रस्तुत चालान में बताया गया है कि आबकारी विभाग के अफसरों को घोटाले से 88 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हुई है। इस राशि को उन्होंने संपत्ति और निजी कारोबार में निवेश किया। जांच में 11 अधिकारियों की अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है, जबकि अन्य अफसरों की जांच अभी जारी है। ईओडब्ल्यू के द्वारा जारी चार्जशीट में किन अफसरों को कितना पैसा मिला है, उन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किन अधिकारियों से कितनी शराब की पेटी जब्त की गई है और उनकी कीमत का मूल्यांकन क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चिरमिरी शहर में मानवता और साहस की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय युवाओं के एक समूह ने वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद राहुल भाई पटेल के साथ मिलकर 2 दिन से खाई में गिरी एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। युवाओं ने साड़ी और लकड़ी की सहायता से महिला को खाई से बाहर निकाला और कंधों पर उठाकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी देते हुए पार्षद राहुल भाई पटेल ने बताया कि वे सुबह चिरमिरी नगर निगम जा रहे थे। तभी भुकभुकी नाला के पास सन्नी, निशांत और मोंटी ने उन्हें रोका और बताया कि खाई में कोई महिला गिरी हुई दिखाई दे रही है। जब खाई की गहराई का अंदाजा लगा तो पहले तो वे सभी लौट आए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सुभाष महतो, आरकेश, धीरज देवांगन और अंशु राजवाड़े जैसे अन्य युवाओं को साथ लेकर खाने पीने का सामान और पानी लेकर दोबारा खाई में उतरने का फैसला किया। करीब 400 से 500 फीट नीचे एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जो 2 दिन पहले खाई में गिर गई थी और तब से केवल पानी पीकर जिंदा थी। महिला ने युवाओं को देखकर बड़ी उम्मीद से मदद की गुहार लगाई। सभी युवाओं ने पहले उन्हें कुछ खिलाया, सांत्वना दी और फिर साड़ी, लकड़ी और रस्सी की मदद से बारी बारी से उन्हें ऊपर लाने का कठिन कार्य शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में युवाओं ने खाई से बाहर निकालकर 4 किलोमीटर तक महिला को कंधों पर उठाकर दुपछोला तक पहुंचाया, जहां एक वाहन की व्यवस्था कर उन्हें खड़गवां अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल महिला की हालत सुरक्षित है, लेकिन वह अपने घर या परिवार की पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। वह अपना नाम मुन्नी, बेटी का नाम लक्ष्मणिया और बेटे का नाम दुर्गेश बता रही है। पार्षद राहुल भाई पटेल ने आम जन से अपील की है कि यदि कोई इस महिला को पहचानता हो या उसके परिजनों के बारे में जानकारी हो तो नगर निगम या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे। आज सुबह हमारे वार्ड के 3 युवा साथी मोंटी, सनी और निशांत, ये तीनों जंगल की ओर घूमने गए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये गहरी खाई में एक वयोवृद्ध महिला जो घायल अवस्था में पड़ी हुई है। उन्होंने आकर इस बात को मुझे बताया और मैं अपने साथियों के साथ मंटू, सुभाष भाई, अंशु और धीरज के साथ मिलकर हम लोगों ने लगातार युवा साथियों के साथ मिलकर इन युवा साथियों ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया। एक वयोवृद्ध घायल महिला का जान बचाया है। मैं इन सारे युवा साथियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लगातार अपने कंधे में धोकर उस घायल महिला को नाले में पार करते हुए, नदी, नाला और पहाड़ पार करते हुए जिन्होंने उसकी जान बचाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में भर्ती कराया। मैं इन सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मंच तो सज रहे हैं, तालियां भी बज रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब हर बार छत्तीसगढ़ महतारी की जय जयकार होती थी, तो इस बार दोनों पार्टियों के मंच से उनकी तस्वीर क्यों गायब रही। मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला, जहां छत्तीसगढ़ी गानों की धुन पर सीएम विष्णुदेव साय खुद मांदर डालकर नाचते नजर आए। मंत्रीगण और विधायक भी मंच पर झूमते रहे। कह सकते हैं मंच पर संस्कृति का जलवा था। पर छत्तीसगढ़ महतारी की अनुपस्थिति ने कई को चौंकाया भी। उधर कांग्रेस ने 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान सभा की, लेकिन यहां भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर मंच से नदारद रही और सभा खत्म होते ही कांग्रेस के गेट पर ऐसा बवाल हुआ कि संविधान की मर्यादा ही खतरे में पड़ गई। दरअसल राजीव भवन में एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं ने गेट पर जमकर नाराजगी जताई। दादागिरी कर रहे हो क्या, ये शब्द कैमरे में कैद हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल भी। एक महिला कार्यकर्ता असहज हो गई, वहीं पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम भी भीड़ में धक्का खा गई और फिर उन्होंने सिक्योरिटी को फटकार लगाई। सियासी मंचों पर तस्वीरें चाहे न लगी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बयानबाजी जरूर चस्पा हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा वार किया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में 5 करोड़ कैश बांटते पकड़े गए नेता अब छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण देने आए हैं। भ्रष्टाचार ही भाजपा का एजेंडा बन गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त पर रद्द हो गया। कांग्रेस ने तुरंत तंज कसा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ तक सवाल उठ गया कि क्या राज्यपाल रमेन डेका ने ऐसा कोई फीडबैक दे दिया था कि गृह मंत्री का दौरा ही रद्द हो गया। अब भाजपा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। 7 जुलाई को खड़गे की रायपुर सभा पर भाजपा ने पलटवार किया। कहा, सनातन विरोधी नीति पर चल रहे हैं खड़गे, रागा के नक्शे कदम पर। तो सवाल वही कि महतारी सिर्फ चुनावी तस्वीर है या स्थायी विचार। क्या मंच की भव्यता में हमने मूल प्रतीकों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? क्योंकि नाच, नाराजगी और नारे सब तो हैं, पर छत्तीसगढ़ महतारी कहाँ है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं।
प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित ACCL खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ACCL प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी EOW ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। EOW ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान। मतलब हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नी जी जी, वो शासन इस पर ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, 1 बोलेरो और 1 जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है,
लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहां तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी बंधन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी बंधन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर
कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं, किस किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान सामने आए 2160 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का चालान पेश होने के बाद वही शराब घोटाला अब 3200 करोड़ रुपए का हो गया है। इस बहुचर्चित शराब घोटाले में भले ही ईओडब्ल्यू द्वारा एक और पूरक चालान विशेष अदालत में पेश कर दिया गया हो, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब इस घोटाले में लिप्त 29 से अधिक अधिकारियों पर अपराध दर्ज हो चुका है, तब भी अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बीते सोमवार को विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया गया। इस दौरान सभी आरोपी न्यायालय परिसर में मौजूद थे, फिर भी वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बजाय केवल समन जारी किया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सत्ता पक्ष के अंदर ही कई लोगों का मानना है कि मोदी की गारंटी और जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही थी, वह अब केवल एक जुमला बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नौकरशाही उनके आदेशों और सुशासन की नीति को कमजोर करने में लगी है। मामले में शासकीय अभियोजन अधिवक्ता व उप संचालक वर्मा की भूमिका भी विवादों में आ गई है। उन्होंने अदालत में इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई कि सभी आरोपी अधिकारी गैर हाजिर रहे, बल्कि इसे न्यायालय का विवेकाधिकार बताकर आगे बढ़ गए। ये आरोपियों को आप फरार नहीं कर सकते हैं, इसको हमने नोटिस दे करके चालान पेश किए, लेकिन आज कोई भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। क्या कार्रवाई की गई? क्या कार्रवाई की गई? अब उनकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस रुख को लेकर सत्तारूढ़ दल के भीतर ही असंतोष गहराता दिख रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा हाल ही में प्रस्तुत चालान में बताया गया है कि आबकारी विभाग के अफसरों को घोटाले से 88 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हुई है। इस राशि को उन्होंने संपत्ति और निजी कारोबार में निवेश किया। जांच में 11 अधिकारियों की अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है, जबकि अन्य अफसरों की जांच अभी जारी है। ईओडब्ल्यू के द्वारा जारी चार्जशीट में किन अफसरों को कितना पैसा मिला है, उन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किन अधिकारियों से कितनी शराब की पेटी जब्त की गई है और उनकी कीमत का मूल्यांकन क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
चिरमिरी शहर में मानवता और साहस की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय युवाओं के एक समूह ने वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद राहुल भाई पटेल के साथ मिलकर 2 दिन से खाई में गिरी एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। युवाओं ने साड़ी और लकड़ी की सहायता से महिला को खाई से बाहर निकाला और कंधों पर उठाकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी देते हुए पार्षद राहुल भाई पटेल ने बताया कि वे सुबह चिरमिरी नगर निगम जा रहे थे। तभी भुकभुकी नाला के पास सन्नी, निशांत और मोंटी ने उन्हें रोका और बताया कि खाई में कोई महिला गिरी हुई दिखाई दे रही है। जब खाई की गहराई का अंदाजा लगा तो पहले तो वे सभी लौट आए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सुभाष महतो, आरकेश, धीरज देवांगन और अंशु राजवाड़े जैसे अन्य युवाओं को साथ लेकर खाने पीने का सामान और पानी लेकर दोबारा खाई में उतरने का फैसला किया। करीब 400 से 500 फीट नीचे एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जो 2 दिन पहले खाई में गिर गई थी और तब से केवल पानी पीकर जिंदा थी। महिला ने युवाओं को देखकर बड़ी उम्मीद से मदद की गुहार लगाई। सभी युवाओं ने पहले उन्हें कुछ खिलाया, सांत्वना दी और फिर साड़ी, लकड़ी और रस्सी की मदद से बारी बारी से उन्हें ऊपर लाने का कठिन कार्य शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में युवाओं ने खाई से बाहर निकालकर 4 किलोमीटर तक महिला को कंधों पर उठाकर दुपछोला तक पहुंचाया, जहां एक वाहन की व्यवस्था कर उन्हें खड़गवां अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल महिला की हालत सुरक्षित है, लेकिन वह अपने घर या परिवार की पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। वह अपना नाम मुन्नी, बेटी का नाम लक्ष्मणिया और बेटे का नाम दुर्गेश बता रही है। पार्षद राहुल भाई पटेल ने आम जन से अपील की है कि यदि कोई इस महिला को पहचानता हो या उसके परिजनों के बारे में जानकारी हो तो नगर निगम या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे। आज सुबह हमारे वार्ड के 3 युवा साथी मोंटी, सनी और निशांत, ये तीनों जंगल की ओर घूमने गए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये गहरी खाई में एक वयोवृद्ध महिला जो घायल अवस्था में पड़ी हुई है। उन्होंने आकर इस बात को मुझे बताया और मैं अपने साथियों के साथ मंटू, सुभाष भाई, अंशु और धीरज के साथ मिलकर हम लोगों ने लगातार युवा साथियों के साथ मिलकर इन युवा साथियों ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक वयोवृद्ध घायल महिला का जान बचाया है। मैं इन सारे युवा साथियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लगातार अपने कंधे में धोकर उस घायल महिला को नाले में पार करते हुए, नदी, नाला और पहाड़ पार करते हुए जिन्होंने उसकी जान बचाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में भर्ती कराया। मैं इन सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मंच तो सज रहे हैं, तालियां भी बज रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब हर बार छत्तीसगढ़ महतारी की जय जयकार होती थी, तो इस बार दोनों पार्टियों के मंच से उनकी तस्वीर क्यों गायब रही। मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला, जहां छत्तीसगढ़ी गानों की धुन पर सीएम विष्णुदेव साय खुद मांदर डालकर नाचते नजर आए। मंत्रीगण और विधायक भी मंच पर झूमते रहे। कह सकते हैं मंच पर संस्कृति का जलवा था। पर छत्तीसगढ़ महतारी की अनुपस्थिति ने कई को चौंकाया भी। उधर कांग्रेस ने 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान सभा की, लेकिन यहां भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर मंच से नदारद रही और सभा खत्म होते ही कांग्रेस के गेट पर ऐसा बवाल हुआ कि संविधान की मर्यादा ही खतरे में पड़ गई।
दरअसल राजीव भवन में एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं ने गेट पर जमकर नाराजगी जताई। दादागिरी कर रहे हो क्या, ये शब्द कैमरे में कैद हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल भी। एक महिला कार्यकर्ता असहज हो गई। वहीं पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम भी भीड़ में धक्का खा गई और फिर उन्होंने सिक्योरिटी को फटकार लगाई। सियासी मंचों पर तस्वीरें चाहे न लगी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बयानबाजी जरूर चस्पा हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा वार किया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में 5 करोड़ कैश बांटते पकड़े गए नेता अब छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण देने आए हैं। भ्रष्टाचार ही भाजपा का एजेंडा बन गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त पर रद्द हो गया। कांग्रेस ने तुरंत तंज कसा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ तक सवाल उठ गया कि क्या राज्यपाल रमेन डेका ने ऐसा कोई फीडबैक दे दिया था कि गृह मंत्री का दौरा ही रद्द हो गया। अब भाजपा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। 7 जुलाई को खड़गे की रायपुर सभा पर भाजपा ने पलटवार किया। कहा, सनातन विरोधी नीति पर चल रहे हैं खड़गे, रागा के नक्शे कदम पर। तो सवाल वही कि महतारी सिर्फ चुनावी तस्वीर है या स्थायी विचार। क्या मंच की भव्यता में हमने मूल प्रतीकों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? क्योंकि नाच, नाराजगी और नारे सब तो हैं, पर छत्तीसगढ़ महतारी कहाँ है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी
खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान मतलब हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी वो शासन स्तर की, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, 1 बोलेरो और 1 जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है।
दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहां तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3000 है तो कहीं पर 3500, कहीं पर 6000 तो कहीं पर 2500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी बंधन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी बंधन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान सामने आए 2160 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का चालान पेश होने के बाद वही शराब घोटाला अब 3200 करोड़ रुपए का हो गया है। इस बहुचर्चित शराब घोटाले में भले ही ईओडब्ल्यू द्वारा एक और पूरक चालान विशेष अदालत में पेश कर दिया गया हो, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब इस घोटाले में लिप्त 29 से अधिक अधिकारियों पर अपराध दर्ज हो चुका है, तब भी अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बीते सोमवार को विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया गया। इस दौरान सभी आरोपी न्यायालय परिसर में मौजूद थे, फिर भी वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बजाय केवल समन जारी किया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सत्ता पक्ष के अंदर ही कई लोगों का मानना है कि मोदी की गारंटी और जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही थी, वह अब केवल एक जुमला बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नौकरशाही उनके आदेशों और सुशासन की नीति को कमजोर करने में लगी है। मामले में शासकीय अभियोजन अधिवक्ता व उप संचालक वर्मा की भूमिका भी विवादों में आ गई है। उन्होंने अदालत में इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई कि सभी आरोपी अधिकारी गैर हाजिर रहे, बल्कि इसे न्यायालय का विवेकाधिकार बताकर आगे बढ़ गए। ये आरोपियों को आप फरार नहीं कर सकते हैं। इसको हमने नोटिस दे करके चालान पेश किए, लेकिन आज कोई भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। क्या कार्रवाई की गई? क्या कार्रवाई की गई? अब उनकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस रुख को लेकर सत्तारूढ़ दल के भीतर ही असंतोष गहराता दिख रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा हाल ही में प्रस्तुत चालान में बताया गया है कि आबकारी विभाग के अफसरों को घोटाले से 88 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हुई है। इस राशि को उन्होंने संपत्ति और निजी कारोबार में निवेश किया। जांच में 11 अधिकारियों की अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है, जबकि अन्य अफसरों की जांच अभी जारी है। ईओडब्ल्यू के द्वारा जारी चार्जशीट में किन अफसरों को कितना पैसा मिला है, उन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किन अधिकारियों से कितनी शराब की पेटी जब्त की गई है और उनकी कीमत का मूल्यांकन क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चिरमिरी शहर में मानवता और साहस की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय युवाओं के एक समूह ने वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद राहुल भाई पटेल के साथ मिलकर 2 दिन से खाई में गिरी एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। युवाओं ने साड़ी और लकड़ी की सहायता से महिला को खाई से बाहर निकाला और कंधों पर उठाकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी देते हुए पार्षद राहुल भाई पटेल ने बताया कि वे सुबह चिरमिरी नगर निगम जा रहे थे, तभी भुकभुकी नाला के पास सन्नी, निशांत और मोंटी ने उन्हें रोका और बताया कि खाई में कोई महिला गिरी हुई दिखाई दे रही है। जब खाई की गहराई का अंदाजा लगा तो पहले तो वे सभी लौट आए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सुभाष महतो, आरकेश, धीरज देवांगन और अंशु राजवाड़े जैसे अन्य युवाओं को साथ लेकर खाने पीने का सामान और पानी लेकर दोबारा खाई में उतरने का फैसला किया। करीब 400 से 500 फीट नीचे एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जो 2 दिन पहले खाई में गिर गई थी और तब से केवल पानी पीकर जिंदा थी। महिला ने युवाओं को देखकर बड़ी उम्मीद से मदद की गुहार लगाई। सभी युवाओं ने पहले उन्हें कुछ खिलाया, सांत्वना दी और फिर साड़ी, लकड़ी और रस्सी की मदद से बारी बारी से उन्हें ऊपर लाने का कठिन कार्य शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में युवाओं ने खाई से बाहर निकालकर 4 किलोमीटर तक महिला को कंधों पर उठाकर दुपछोला तक पहुंचाया, जहां एक वाहन की व्यवस्था कर उन्हें खड़गवां अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल महिला की हालत सुरक्षित है, लेकिन वह अपने घर या परिवार की पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। वह अपना नाम मुन्नी, बेटी का नाम लक्ष्मणिया और बेटे का नाम दुर्गेश बता रही है। पार्षद राहुल भाई पटेल ने आम जन से अपील की है कि यदि कोई इस महिला को पहचानता हो या उसके परिजनों के बारे में जानकारी हो तो नगर निगम या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे।
आज सुबह हमारे वार्ड के 3 युवा साथी मोंटी, सनी और निशांत, ये तीनों जंगल की ओर घूमने गए हुए थे। उन्होंने देखा कि एक गहरी खाई में एक वयोवृद्ध महिला जो घायल अवस्था में पड़ी हुई है। उन्होंने आकर इस बात को मुझे बताया और मैं अपने साथियों के साथ मंटू, सुभाष भाई, अंशु और धीरज के साथ मिलकर हम लोगों ने लगातार युवा साथियों के साथ मिलकर इन युवा साथियों ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक वयोवृद्ध घायल महिला का जान बचाया है। मैं इन सारे युवा साथियों को बधाई देती उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। लगातार अपने कंधे में धोकर उस घायल महिला को नाले में पार करते हुए, नदी, नाला और पहाड़ पार करते हुए जिन्होंने उसकी जान बचाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गांव में भर्ती कराया। मैं इन सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मंच तो सज रहे हैं, तालियां भी बज रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब हर बार छत्तीसगढ़ महतारी की जय जयकार होती थी, तो इस बार दोनों पार्टियों के मंच से उनकी तस्वीर क्यों गायब रही। मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला, जहां छत्तीसगढ़ी गानों की धुन पर सीएम विष्णुदेव साय खुद मांदर डालकर नाचते नजर आए। मंत्रीगण और विधायक भी मंच पर झूमते रहे। कह सकते हैं मंच पर संस्कृति का जलवा था। पर छत्तीसगढ़ महतारी की अनुपस्थिति ने कई को चौंकाया भी। उधर कांग्रेस ने 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान सभा की, लेकिन यहां भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर मंच से नदारद रही और सभा खत्म होते ही कांग्रेस के गेट पर ऐसा बवाल हुआ कि संविधान की मर्यादा ही खतरे में पड़ गई। दरअसल राजीव भवन में एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं ने गेट पर जमकर नाराजगी जताई। दादागिरी कर रहे हो क्या, ये शब्द कैमरे में कैद हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल भी। एक महिला कार्यकर्ता असहज हो गई। वहीं पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम भी भीड़ में धक्का खा गई और फिर उन्होंने सिक्योरिटी को फटकार लगाई। सियासी मंचों पर तस्वीरें चाहे न लगी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बयानबाजी जरूर चस्पा हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा वार किया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में 5 करोड़ कैश बांटते पकड़े गए नेता अब छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण देने आए हैं। भ्रष्टाचार ही भाजपा का एजेंडा बन गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त पर रद्द हो गया। कांग्रेस ने तुरंत तंज कसा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ तक सवाल उठ गया कि क्या राज्यपाल रमेन डेका ने ऐसा कोई फीडबैक दे दिया था कि गृह मंत्री का दौरा ही रद्द हो गया। अब भाजपा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। 7 जुलाई को खड़गे की रायपुर सभा पर भाजपा ने पलटवार किया। कहा, सनातन विरोधी नीति पर चल रहे हैं खड़गे, रागा के नक्शे कदम पर। तो सवाल वही कि महतारी सिर्फ चुनावी तस्वीर है या स्थायी विचार। क्या मंच की भव्यता में हमने मूल प्रतीकों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? क्योंकि नाच, नाराजगी और नारे सब तो हैं, पर छत्तीसगढ़ महतारी कहाँ है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, बाइट चाहिए थे छोटा जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है। ठीक है, वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की। ठीक है, नहीं जी, वो शासन स्तर से। ठीक है।
बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, 1 बोलेरो और 1 जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहां तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम
5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान सामने आए 2160 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का चालान पेश होने के बाद वही शराब घोटाला अब 3200 करोड़ रुपए का हो गया है। इस बहुचर्चित शराब घोटाले में भले ही ईओडब्ल्यू द्वारा एक और पूरक चालान विशेष अदालत में पेश कर दिया गया हो, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब इस घोटाले में लिप्त 29 से अधिक अधिकारियों पर अपराध दर्ज हो चुका है, तब भी अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बीते सोमवार को विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया गया। इस दौरान सभी आरोपी न्यायालय परिसर में मौजूद थे, फिर भी वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बजाय केवल समन जारी किया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सत्ता पक्ष के अंदर ही कई लोगों का मानना है कि मोदी की गारंटी और जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही थी, वह अब केवल एक जुमला बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नौकरशाही उनके आदेशों और सुशासन की नीति को कमजोर करने में लगी है। मामले में शासकीय अभियोजन अधिवक्ता व उप संचालक वर्मा की भूमिका भी विवादों में आ गई है।
उन्होंने अदालत में इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई कि सभी आरोपी अधिकारी गैर हाजिर रहे, बल्कि इसे न्यायालय का विवेकाधिकार बताकर आगे बढ़ गए। ये आरोपियों को आप फरार नहीं कर सकते हैं, इसको हमने नोटिस दे करके चालान पेश किए, लेकिन आज कोई भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। क्या कार्रवाई की गई सर? क्या कार्रवाई की गई? अब उनकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस रुख को लेकर सत्तारूढ़ दल के भीतर ही असंतोष गहराता दिख रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा हाल ही में प्रस्तुत चालान में बताया गया है कि आबकारी विभाग के अफसरों को घोटाले से 88 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हुई है। इस राशि को उन्होंने संपत्ति और निजी कारोबार में निवेश किया। जांच में 11 अधिकारियों की अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है, जबकि अन्य अफसरों की जांच अभी जारी है। ईओडब्ल्यू के द्वारा जारी चार्जशीट में किन अफसरों को कितना पैसा मिला है, उन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किन अधिकारियों से कितनी शराब की पेटी जब्त की गई है और उनकी कीमत का मूल्यांकन क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चिरमिरी शहर में मानवता और साहस की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय युवाओं के एक समूह ने वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद राहुल भाई पटेल के साथ मिलकर 2 दिन से खाई में गिरी एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। युवाओं ने साड़ी और लकड़ी की सहायता से महिला को खाई से बाहर निकाला और कंधों पर उठाकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी देते हुए पार्षद राहुल भाई पटेल ने बताया कि वे सुबह चिरमिरी नगर निगम जा रहे थे। तभी भुकभुकी नाला के पास सन्नी, निशांत और मोंटी ने उन्हें रोका और बताया कि खाई में कोई महिला गिरी हुई दिखाई दे रही है। जब खाई की गहराई का अंदाजा लगा तो पहले तो वे सभी लौट आए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सुभाष महतो, आरकेश, धीरज देवांगन और अंशु राजवाड़े जैसे अन्य युवाओं को साथ लेकर खाने पीने का सामान और पानी लेकर दोबारा खाई में उतरने का फैसला किया। करीब 400 से 500 फीट नीचे एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जो 2 दिन पहले खाई में गिर गई थी और तब से केवल पानी पीकर जिंदा थी। महिला ने युवाओं को देखकर बड़ी उम्मीद से मदद की गुहार लगाई। सभी युवाओं ने पहले उन्हें कुछ खिलाया, सांत्वना दी और फिर साड़ी, लकड़ी और रस्सी की मदद से बारी बारी से उन्हें ऊपर लाने का कठिन कार्य शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में युवाओं ने खाई से बाहर निकालकर 4 किलोमीटर तक महिला को कंधों पर उठाकर दुपछोला तक पहुंचाया, जहां एक वाहन की व्यवस्था कर उन्हें खड़गवां अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल महिला की हालत सुरक्षित है, लेकिन वह अपने घर या परिवार की पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। वह अपना नाम मुन्नी, बेटी का नाम लक्ष्मणिया और बेटे का नाम दुर्गेश बता रही है। पार्षद राहुल भाई पटेल ने आम जन से अपील की है कि यदि कोई इस महिला को पहचानता हो या उसके परिजनों के बारे में जानकारी हो तो नगर निगम या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे। आज सुबह हमारे वार्ड के 3 युवा साथी मोंटी, सनी और निशांत, ये तीनों जंगल की ओर घूमने गए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये गहरी खाई में एक वयोवृद्ध महिला जो घायल अवस्था में पड़ी हुई है। उन्होंने आकर इस बात को मुझे बताया और मैं अपने साथियों के साथ मंटू, सुभाष भाई, अंशु और धीरज के साथ मिलकर हम लोगों ने लगातार युवा साथियों के साथ मिलकर इन युवा साथियों ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक वयोवृद्ध घायल महिला का जान बचाया है। मैं इन सारे युवा साथियों को बधाई देती हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लगातार अपने कंधे में धोकर उस घायल महिला को नाले में पार करते हुए, नदी, नाला और पहाड़ पार करते हुए जिन्होंने उसकी जान बचाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में भर्ती कराया। मैं इन सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मंच तो सज रहे हैं, तालियां भी बज रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब हर बार छत्तीसगढ़ महतारी की जय जयकार होती थी, तो इस बार दोनों पार्टियों के मंच से उनकी तस्वीर क्यों गायब रही। मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला, जहां छत्तीसगढ़ी गानों की धुन पर सीएम विष्णुदेव साय खुद मांदर डालकर नाचते नजर आए। मंत्रीगण और विधायक भी मंच पर झूमते रहे। कह सकते हैं मंच पर संस्कृति का जलवा था। पर छत्तीसगढ़ महतारी की अनुपस्थिति ने कई को चौंकाया भी। उधर कांग्रेस ने 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान सभा की, लेकिन यहां भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर मंच से नदारद रही और सभा खत्म होते ही कांग्रेस के गेट पर ऐसा बवाल हुआ कि संविधान की मर्यादा ही खतरे में पड़ गई। दरअसल राजीव भवन में एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं ने गेट पर जमकर नाराजगी जताई। दादागिरी कर रहे हो क्या, ये शब्द कैमरे में कैद हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल भी। एक महिला कार्यकर्ता असहज हो गई, वहीं पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम भी भीड़ में धक्का खा गई और फिर उन्होंने सिक्योरिटी को फटकार लगाई। सियासी मंचों पर तस्वीरें चाहे न लगी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बयानबाजी जरूर चस्पा हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा वार किया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में 5 करोड़ कैश बांटते पकड़े गए नेता अब छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण देने आए हैं। भ्रष्टाचार ही भाजपा का एजेंडा बन गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त पर रद्द हो गया। कांग्रेस ने तुरंत तंज कसा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ तक सवाल उठ गया कि क्या राज्यपाल रमेन डेका ने ऐसा कोई फीडबैक दे दिया था कि गृह मंत्री का दौरा ही रद्द हो गया। अब भाजपा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। 7 जुलाई को खड़गे की रायपुर सभा पर भाजपा ने पलटवार किया। कहा, सनातन विरोधी नीति पर चल रहे हैं खड़गे, रागा के नक्शे कदम पर। तो सवाल वही कि महतारी सिर्फ चुनावी तस्वीर है या स्थायी विचार। क्या मंच की भव्यता में हमने मूल प्रतीकों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? क्योंकि नाच, नाराजगी और नारे सब तो हैं, पर छत्तीसगढ़ महतारी कहाँ है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपये तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं।
प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित ACCL खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ACCL प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी EOW ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। EOW ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, बाइट चाहिए था, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान। मतलब हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार विभाग है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, 1 बोलेरो और 1 जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है,
लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहां तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर
कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं, किस किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान सामने आए 2160 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का चालान पेश होने के बाद वही शराब घोटाला अब 3200 करोड़ रुपए का हो गया है। इस बहुचर्चित शराब घोटाले में भले ही ईओडब्ल्यू द्वारा एक और पूरक चालान विशेष अदालत में पेश कर दिया गया हो, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब इस घोटाले में लिप्त 29 से अधिक अधिकारियों पर अपराध दर्ज हो चुका है, तब भी अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बीते सोमवार को विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया गया। इस दौरान सभी आरोपी न्यायालय परिसर में मौजूद थे, फिर भी वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बजाय केवल समन जारी किया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सत्ता पक्ष के अंदर ही कई लोगों का मानना है कि मोदी की गारंटी और जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही थी, वह अब केवल एक जुमला बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नौकरशाही उनके आदेशों और सुशासन की नीति को कमजोर करने में लगी है। मामले में शासकीय अभियोजन अधिवक्ता व उप संचालक वर्मा की भूमिका भी विवादों में आ गई है। उन्होंने अदालत में इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई कि सभी आरोपी अधिकारी गैर हाजिर रहे, बल्कि इसे न्यायालय का विवेकाधिकार बताकर आगे बढ़ गए। ये आरोपियों को आप फरार नहीं कर सकते हैं, इसको हमने नोटिस दे करके चालान पेश किए, लेकिन आज कोई भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। क्या कार्रवाई की गई सर? क्या कार्रवाई की गई? अब उनके उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस रुख को लेकर सत्तारूढ़ दल के भीतर ही असंतोष गहराता दिख रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा हाल ही में प्रस्तुत चालान में बताया गया है कि आबकारी विभाग के अफसरों को घोटाले से 88 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हुई है। इस राशि को उन्होंने संपत्ति और निजी कारोबार में निवेश किया। जांच में 11 अधिकारियों की अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है, जबकि अन्य अफसरों की जांच अभी जारी है। ईओडब्ल्यू के द्वारा जारी चार्जशीट में किन अफसरों को कितना पैसा मिला है, उन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किन अधिकारियों से कितनी शराब की पेटी जब्त की गई है और उनकी कीमत का मूल्यांकन क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
चिरमिरी शहर में मानवता और साहस की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय युवाओं के एक समूह ने वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद राहुल भाई पटेल के साथ मिलकर 2 दिन से खाई में गिरी एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। युवाओं ने साड़ी और लकड़ी की सहायता से महिला को खाई से बाहर निकाला और कंधों पर उठाकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी देते हुए पार्षद राहुल भाई पटेल ने बताया कि वे सुबह चिरमिरी नगर निगम जा रहे थे। तभी भुकभुकी नाला के पास सन्नी, निशांत और मोंटी ने उन्हें रोका और बताया कि खाई में कोई महिला गिरी हुई दिखाई दे रही है। जब खाई की गहराई का अंदाजा लगा तो पहले तो वे सभी लौट आए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सुभाष महतो, आरकेश, धीरज देवांगन और अंशु राजवाड़े जैसे अन्य युवाओं को साथ लेकर खाने पीने का सामान और पानी लेकर दोबारा खाई में उतरने का फैसला किया। करीब 400 से 500 फीट नीचे एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जो 2 दिन पहले खाई में गिर गई थी और तब से केवल पानी पीकर जिंदा थी। महिला ने युवाओं को देखकर बड़ी उम्मीद से मदद की गुहार लगाई। सभी युवाओं ने पहले उन्हें कुछ खिलाया, सांत्वना दी और फिर साड़ी, लकड़ी और रस्सी की मदद से बारी बारी से उन्हें ऊपर लाने का कठिन कार्य शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में युवाओं ने खाई से बाहर निकालकर 4 किलोमीटर तक महिला को कंधों पर उठाकर दुपछोला तक पहुंचाया, जहां एक वाहन की व्यवस्था कर उन्हें खड़गवां अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल महिला की हालत सुरक्षित है, लेकिन वह अपने घर या परिवार की पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। वह अपना नाम मुन्नी, बेटी का नाम लक्ष्मणिया और बेटे का नाम दुर्गेश बता रही है। पार्षद राहुल भाई पटेल ने आम जन से अपील की है कि यदि कोई इस महिला को पहचानता हो या उसके परिजनों के बारे में जानकारी हो तो नगर निगम या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे। आज सुबह हमारे वार्ड के 3 युवा साथी मोंटी, सनी और निशांत, ये तीनों जंगल की ओर घूमने गए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये गहरी खाई में एक वयोवृद्ध महिला जो घायल अवस्था में पड़ी हुई है। उन्होंने आकर इस बात को मुझे बताया और मैं अपने साथियों के साथ मंटू, सुभाष भाई, अंशु और धीरज के साथ मिलकर हम लोगों ने लगातार युवा साथियों के साथ मिलकर इन युवा साथियों ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक वयोवृद्ध घायल महिला का जान बचाया है। मैं इन सारे युवा साथियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लगातार अपने कंधे में धोकर उस घायल महिला को नाले में पार करते हुए, नदी, नाला और पहाड़ पार करते हुए जिन्होंने उसकी जान बचाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में भर्ती कराया। मैं इन सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मंच तो सज रहे हैं, तालियां भी बज रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब हर बार छत्तीसगढ़ महतारी की जय जयकार होती थी, तो इस बार दोनों पार्टियों के मंच से उनकी तस्वीर क्यों गायब रही। मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला, जहां छत्तीसगढ़ी गानों की धुन पर सीएम विष्णुदेव साय खुद मांदर डालकर नाचते नजर आए। मंत्रीगण और विधायक भी मंच पर झूमते रहे। कह सकते हैं मंच पर संस्कृति का जलवा था। पर छत्तीसगढ़ महतारी की अनुपस्थिति ने कई को चौंकाया भी। उधर कांग्रेस ने 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान सभा की, लेकिन यहां भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर मंच से नदारद रही और सभा खत्म होते ही कांग्रेस के गेट पर ऐसा बवाल हुआ कि संविधान की मर्यादा ही खतरे में पड़ गई।
दरअसल राजीव भवन में एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं ने गेट पर जमकर नाराजगी जताई। दादागिरी कर रहे हो क्या, ये शब्द कैमरे में कैद हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल भी। एक महिला कार्यकर्ता असहज हो गई। वहीं पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम भी भीड़ में धक्का खा गई और फिर उन्होंने सिक्योरिटी को फटकार लगाई। सियासी मंचों पर तस्वीरें चाहे न लगी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बयानबाजी जरूर चस्पा हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा वार किया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में 5 करोड़ कैश बांटते पकड़े गए नेता अब छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण देने आए हैं। भ्रष्टाचार ही भाजपा का एजेंडा बन गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त पर रद्द हो गया। कांग्रेस ने तुरंत तंज कसा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ तक सवाल उठ गया कि क्या राज्यपाल रमेन डेका ने ऐसा कोई फीडबैक दे दिया था कि गृह मंत्री का दौरा ही रद्द हो गया। अब भाजपा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। 7 जुलाई को खड़गे की रायपुर सभा पर भाजपा ने पलटवार किया। कहा, सनातन विरोधी नीति पर चल रहे हैं खड़गे, रागा के नक्शे कदम पर। तो सवाल वही कि महतारी सिर्फ चुनावी तस्वीर है या स्थायी विचार। क्या मंच की भव्यता में हमने मूल प्रतीकों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? क्योंकि नाच, नाराजगी और नारे सब तो हैं, पर छत्तीसगढ़ महतारी कहाँ है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी
खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, 1 बोलेरो और 1 जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है।
दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहां तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए, क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3000 है तो कहीं पर 3500, कहीं पर 6000 तो कहीं पर 2500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। इतने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान सामने आए 2160 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का चालान पेश होने के बाद वही शराब घोटाला अब 3200 करोड़ रुपए का हो गया है। इस बहुचर्चित शराब घोटाले में भले ही ईओडब्ल्यू द्वारा एक और पूरक चालान विशेष अदालत में पेश कर दिया गया हो, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब इस घोटाले में लिप्त 29 से अधिक अधिकारियों पर अपराध दर्ज हो चुका है, तब भी अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बीते सोमवार को विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया गया। इस दौरान सभी आरोपी न्यायालय परिसर में मौजूद थे, फिर भी वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बजाय केवल समन जारी किया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सत्ता पक्ष के अंदर ही कई लोगों का मानना है कि मोदी की गारंटी और जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही थी, वह अब केवल एक जुमला बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नौकरशाही उनके आदेशों और सुशासन की नीति को कमजोर करने में लगी है। मामले में शासकीय अभियोजन अधिवक्ता व उप संचालक वर्मा की भूमिका भी विवादों में आ गई है। उन्होंने अदालत में इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई कि सभी आरोपी अधिकारी गैर हाजिर रहे, बल्कि इसे न्यायालय का विवेकाधिकार बताकर आगे बढ़ गए। ये आरोपियों को आप फरार नहीं कर सकते हैं। इसको हमने नोटिस दे करके चालान पेश किए, लेकिन आज कोई भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। क्या कार्रवाई की गई? क्या कार्रवाई की गई? अब उनकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस रुख को लेकर सत्तारूढ़ दल के भीतर ही असंतोष गहराता दिख रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा हाल ही में प्रस्तुत चालान में बताया गया है कि आबकारी विभाग के अफसरों को घोटाले से 88 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हुई है। इस राशि को उन्होंने संपत्ति और निजी कारोबार में निवेश किया। जांच में 11 अधिकारियों की अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है, जबकि अन्य अफसरों की जांच अभी जारी है। ईओडब्ल्यू के द्वारा जारी चार्जशीट में किन अफसरों को कितना पैसा मिला है, उन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किन अधिकारियों से कितनी शराब की पेटी जब्त की गई है और उनकी कीमत का मूल्यांकन क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चिरमिरी शहर में मानवता और साहस की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय युवाओं के एक समूह ने वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद राहुल भाई पटेल के साथ मिलकर 2 दिन से खाई में गिरी एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। युवाओं ने साड़ी और लकड़ी की सहायता से महिला को खाई से बाहर निकाला और कंधों पर उठाकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी देते हुए पार्षद राहुल भाई पटेल ने बताया कि वे सुबह चिरमिरी नगर निगम जा रहे थे, तभी भुकभुकी नाला के पास सन्नी, निशांत और मोंटी ने उन्हें रोका और बताया कि खाई में कोई महिला गिरी हुई दिखाई दे रही है। जब खाई की गहराई का अंदाजा लगा तो पहले तो वे सभी लौट आए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सुभाष महतो, आरकेश, धीरज देवांगन और अंशु राजवाड़े जैसे अन्य युवाओं को साथ लेकर खाने पीने का सामान और पानी लेकर दोबारा खाई में उतरने का फैसला किया। करीब 400 से 500 फीट नीचे एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जो 2 दिन पहले खाई में गिर गई थी और तब से केवल पानी पीकर जिंदा थी। महिला ने युवाओं को देखकर बड़ी उम्मीद से मदद की गुहार लगाई। सभी युवाओं ने पहले उन्हें कुछ खिलाया, सांत्वना दी और फिर साड़ी, लकड़ी और रस्सी की मदद से बारी बारी से उन्हें ऊपर लाने का कठिन कार्य शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में युवाओं ने खाई से बाहर निकालकर 4 किलोमीटर तक महिला को कंधों पर उठाकर दुपछोला तक पहुंचाया, जहां एक वाहन की व्यवस्था कर उन्हें खड़गवां अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल महिला की हालत सुरक्षित है, लेकिन वह अपने घर या परिवार की पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। वह अपना नाम मुन्नी, बेटी का नाम लक्ष्मणिया और बेटे का नाम दुर्गेश बता रही है। पार्षद राहुल भाई पटेल ने आम जन से अपील की है कि यदि कोई इस महिला को पहचानता हो या उसके परिजनों के बारे में जानकारी हो तो नगर निगम या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे।
आज सुबह हमारे वार्ड के 3 युवा साथी मोंटी, सनी और निशांत, ये तीनों जंगल की ओर घूमने गए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये गहरी खाई में एक वयोवृद्ध महिला जो घायल अवस्था में पड़ी हुई है। उन्होंने आकर इस बात को मुझे बताया और मैं अपने साथियों के साथ मंटू, सुभाष भाई, अंशु और धीरज के साथ मिलकर हम लोगों ने लगातार नाला और पहाड़ पार करते हुए जिन्होंने उसकी जान बचाई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां पर छत्तीसगढ़ महतारी की अनुपस्थिति ने कई को चौंकाया भी। उधर कांग्रेस ने 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान सभा की, लेकिन यहां भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर मंच से नदारद रही और सभा खत्म होते ही कांग्रेस के गेट पर ऐसा बवाल हुआ कि संविधान की मर्यादा ही खतरे में पड़ गई। दरअसल राजीव भवन में एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं ने गेट पर जमकर नाराजगी जताई। दादागिरी कर रहे हो क्या, ये शब्द कैमरे में कैद हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल भी। एक महिला कार्यकर्ता असहज हो गई। वहीं पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम भी भीड़ में धक्का खा गई और फिर उन्होंने सिक्योरिटी को फटकार लगाई। सियासी मंचों पर तस्वीरें चाहे न लगी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बयानबाजी जरूर चस्पा हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा वार किया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में 5 करोड़ कैश बांटते पकड़े गए नेता अब छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण देने आए हैं। भ्रष्टाचार ही भाजपा का एजेंडा बन गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त पर रद्द हो गया। कांग्रेस ने तुरंत तंज कसा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ तक सवाल उठ गया कि क्या राज्यपाल रमेन डेका ने ऐसा कोई फीडबैक दे दिया था कि गृह मंत्री का दौरा ही रद्द हो गया। अब भाजपा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। 7 जुलाई को खड़गे की रायपुर सभा पर भाजपा ने पलटवार किया। कहा, सनातन विरोधी नीति पर चल रहे हैं खड़गे, रागा के नक्शे कदम पर। तो सवाल वही कि महतारी सिर्फ चुनावी तस्वीर है या स्थायी विचार। क्या मंच की भव्यता में हमने मूल प्रतीकों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? क्योंकि नाच, नाराजगी और नारे सब तो हैं, पर छत्तीसगढ़ महतारी कहाँ है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है।
उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चलान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्र अधिकार के बाहर है। ठीक है, वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की। ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से। ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है।
स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर
कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं, किस किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान सामने आए 2160 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का चालान पेश होने के बाद वही शराब घोटाला अब 3200 करोड़ रुपए का हो गया है। इस बहुचर्चित शराब घोटाले में भले ही ईओडब्ल्यू द्वारा एक और पूरक चालान विशेष अदालत में पेश कर दिया गया हो, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब इस घोटाले में लिप्त 29 से अधिक अधिकारियों पर अपराध दर्ज हो चुका है, तब भी अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बीते सोमवार को विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया गया। इस दौरान सभी आरोपी न्यायालय परिसर में मौजूद थे, फिर भी वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बजाय केवल समन जारी किया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सत्ता पक्ष के अंदर ही कई लोगों का मानना है कि मोदी की गारंटी और जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही थी, वह अब केवल एक जुमला बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नौकरशाही उनके आदेशों और सुशासन की नीति को कमजोर करने में लगी है। मामले में शासकीय अभियोजन अधिवक्ता व उप संचालक वर्मा की भूमिका भी विवादों में आ गई है। उन्होंने अदालत में इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई कि सभी आरोपी अधिकारी गैर हाजिर रहे, बल्कि इसे न्यायालय का विवेकाधिकार बताकर आगे बढ़ गए। ये आरोपियों को आप फरार नहीं कर सकते हैं। इसको हमने नोटिस दे करके चालान पेश किए, लेकिन आज कोई भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। क्या कार्रवाई की गई? क्या कार्रवाई की गई? अब उनकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस रुख को लेकर सत्तारूढ़ दल के भीतर ही असंतोष गहराता दिख रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा हाल ही में प्रस्तुत चालान में बताया गया है कि आबकारी विभाग के अफसरों को घोटाले से 88 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हुई है। इस राशि को उन्होंने संपत्ति और निजी कारोबार में निवेश किया। जांच में 11 अधिकारियों की अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है, जबकि अन्य अफसरों की जांच अभी जारी है। ईओडब्ल्यू के द्वारा जारी चार्जशीट में किन अफसरों को कितना पैसा मिला है, उन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किन अधिकारियों से कितनी शराब की पेटी जब्त की गई है और उनकी कीमत का मूल्यांकन क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
चिरमिरी शहर में मानवता और साहस की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय युवाओं के एक समूह ने वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद राहुल भाई पटेल के साथ मिलकर 2 दिन से खाई में गिरी एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। युवाओं ने साड़ी और लकड़ी की सहायता से महिला को खाई से बाहर निकाला और कंधों पर उठाकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी देते हुए पार्षद राहुल भाई पटेल ने बताया कि वे सुबह चिरमिरी नगर निगम जा रहे थे। तभी भुकभुकी नाला के पास सन्नी, निशांत और मोंटी ने उन्हें रोका और बताया कि खाई में कोई महिला गिरी हुई दिखाई दे रही है। जब खाई की गहराई का अंदाजा लगा तो पहले तो वे सभी लौट आए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सुभाष महतो, आरकेश, धीरज देवांगन और अंशु राजवाड़े जैसे अन्य युवाओं को साथ लेकर खाने पीने का सामान और पानी लेकर दोबारा खाई में उतरने का फैसला किया। करीब 400 से 500 फीट नीचे एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जो 2 दिन पहले खाई में गिर गई थी और तब से केवल पानी पीकर जिंदा थी। महिला ने युवाओं को देखकर बड़ी उम्मीद से मदद की गुहार लगाई। सभी युवाओं ने पहले उन्हें कुछ खिलाया, सांत्वना दी और फिर साड़ी, लकड़ी और रस्सी की मदद से बारी बारी से उन्हें ऊपर लाने का कठिन कार्य शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में युवाओं ने खाई से बाहर निकालकर 4 किलोमीटर तक महिला को कंधों पर उठाकर दुपछोला तक पहुंचाया, जहां एक वाहन की व्यवस्था कर उन्हें खड़गवां अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल महिला की हालत सुरक्षित है, लेकिन वह अपने घर या परिवार की पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। वह अपना नाम मुन्नी, बेटी का नाम लक्ष्मणिया और बेटे का नाम दुर्गेश बता रही है। पार्षद राहुल भाई पटेल ने आम जन से अपील की है कि यदि कोई इस महिला को पहचानता हो या उसके परिजनों के बारे में जानकारी हो तो नगर निगम या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे। आज सुबह हमारे वार्ड के 3 युवा साथी मोंटी, सनी और निशांत, ये तीनों जंगल की ओर घूमने गए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये गहरी खाई में एक वयोवृद्ध महिला जो घायल अवस्था में पड़ी हुई है। उन्होंने आकर इस बात को मुझे बताया और मैं अपने साथियों के साथ मंटू, सुभाष भाई, अंशु और धीरज के साथ मिलकर हम लोगों ने लगातार युवा साथियों के साथ मिलकर इन युवा साथियों ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक वयोवृद्ध घायल महिला का जान बचाया है। मैं सारे युवा साथियों को बधाई देती हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लगातार अपने कंधे में धोकर उस घायल महिला को नाले में पार करते हुए, नदी, नाला और पहाड़ पार करते हुए जिन्होंने उसकी जान बचाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में भर्ती कराया। मैं इन सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मंच तो सज रहे हैं, तालियां भी बज रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब हर बार छत्तीसगढ़ महतारी की जय जयकार होती थी, तो इस बार दोनों पार्टियों के मंच से उनकी तस्वीर क्यों गायब रही। मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला, जहां छत्तीसगढ़ी गानों की धुन पर सीएम विष्णुदेव साय खुद मांदर डालकर नाचते नजर आए। मंत्रीगण और विधायक भी मंच पर झूमते रहे। कह सकते हैं मंच पर संस्कृति का जलवा था। पर छत्तीसगढ़ महतारी की अनुपस्थिति ने कई को चौंकाया भी। उधर कांग्रेस ने 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान सभा की, लेकिन यहां भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर मंच से नदारद रही और सभा खत्म होते ही कांग्रेस के गेट पर ऐसा बवाल हुआ कि संविधान की मर्यादा ही खतरे में पड़ गई।
दरअसल राजीव भवन में एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं ने गेट पर जमकर नाराजगी जताई। दादागिरी कर रहे हो क्या, ये शब्द कैमरे में कैद हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल भी। एक महिला कार्यकर्ता असहज हो गई। वहीं पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम भी भीड़ में धक्का खा गई और फिर उन्होंने सिक्योरिटी को फटकार लगाई। सियासी मंचों पर तस्वीरें चाहे न लगी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बयानबाजी जरूर चस्पा हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा वार किया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में 5 करोड़ कैश बांटते पकड़े गए नेता अब छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण देने आए हैं। भ्रष्टाचार ही भाजपा का एजेंडा बन गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त पर रद्द हो गया। कांग्रेस ने तुरंत तंज कसा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ तक सवाल उठ गया कि क्या राज्यपाल रमेन डेका ने ऐसा कोई फीडबैक दे दिया था कि गृह मंत्री का दौरा ही रद्द हो गया। अब भाजपा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। 7 जुलाई को खड़गे की रायपुर सभा पर भाजपा ने पलटवार किया। कहा, सनातन विरोधी नीति पर चल रहे हैं खड़गे, रागा के नक्शे कदम पर। तो सवाल वही कि महतारी सिर्फ चुनावी तस्वीर है या स्थायी विचार। क्या मंच की भव्यता में हमने मूल प्रतीकों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? क्योंकि नाच, नाराजगी और नारे सब तो हैं, पर छत्तीसगढ़ महतारी कहाँ है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी
खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, वो हमारे क्षेत्राधिकार विभाग है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आड़ंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है।
दिव्यांगजनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च, तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांगजनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं, बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए, क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3000 है तो कहीं पर 3500, कहीं पर 6000, तो कहीं पर 2500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांगजनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या करेंगे? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान सामने आए 2160 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का चालान पेश होने के बाद वही शराब घोटाला अब 3200 करोड़ रुपए का हो गया है। इस बहुचर्चित शराब घोटाले में भले ही ईओडब्ल्यू द्वारा एक और पूरक चालान विशेष अदालत में पेश कर दिया गया हो, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब इस घोटाले में लिप्त 29 से अधिक अधिकारियों पर अपराध दर्ज हो चुका है, तब भी अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बीते सोमवार को विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया गया। इस दौरान सभी आरोपी न्यायालय परिसर में मौजूद थे, फिर भी वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बजाय केवल समन जारी किया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सत्ता पक्ष के अंदर ही कई लोगों का मानना है कि मोदी की गारंटी और जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही थी, वह अब केवल एक जुमला बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नौकरशाही उनके आदेशों और सुशासन की नीति को कमजोर करने में लगी है। मामले में शासकीय अभियोजन अधिवक्ता व उप संचालक वर्मा की भूमिका भी विवादों में आ गई है। उन्होंने अदालत में इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई कि सभी आरोपी अधिकारी गैर हाजिर रहे, बल्कि इसे न्यायालय का विवेकाधिकार बताकर आगे बढ़ गए। ये आरोपियों को आप फरार नहीं कर सकते हैं। इसको हमने नोटिस दे करके चालान पेश किए, लेकिन आज कोई भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। क्या कार्रवाई की गई सर? क्या कार्रवाई की गई? अब उनके उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस रुख को लेकर सत्तारूढ़ दल के भीतर ही असंतोष गहराता दिख रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा हाल ही में प्रस्तुत चालान में बताया गया है कि आबकारी विभाग के अफसरों को घोटाले से 88 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हुई है। इस राशि को उन्होंने संपत्ति और निजी कारोबार में निवेश किया। जांच में 11 अधिकारियों की अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है, जबकि अन्य अफसरों की जांच अभी जारी है। ईओडब्ल्यू के द्वारा जारी चार्जशीट में किन अफसरों को कितना पैसा मिला है, उन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किन अधिकारियों से कितनी शराब की पेटी जब्त की गई है और उनकी कीमत का मूल्यांकन क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चिरमिरी शहर में मानवता और साहस की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय युवाओं के एक समूह ने वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद राहुल भाई पटेल के साथ मिलकर 2 दिन से खाई में गिरी एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। युवाओं ने साड़ी और लकड़ी की सहायता से महिला को खाई से बाहर निकाला और कंधों पर उठाकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी देते हुए पार्षद राहुल भाई पटेल ने बताया कि वे सुबह चिरमिरी नगर निगम जा रहे थे, तभी भुकभुकी नाला के पास सन्नी, निशांत और मोंटी ने उन्हें रोका और बताया कि खाई में कोई महिला गिरी हुई दिखाई दे रही है। जब खाई की गहराई का अंदाजा लगा तो पहले तो वे सभी लौट आए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सुभाष महतो, आरकेश, धीरज देवांगन और अंशु राजवाड़े जैसे अन्य युवाओं को साथ लेकर खाने पीने का सामान और पानी लेकर दोबारा खाई में उतरने का फैसला किया। करीब 400 से 500 फीट नीचे एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जो 2 दिन पहले खाई में गिर गई थी और तब से केवल पानी पीकर जिंदा थी। महिला ने युवाओं को देखकर बड़ी उम्मीद से मदद की गुहार लगाई। सभी युवाओं ने पहले उन्हें कुछ खिलाया, सांत्वना दी और फिर साड़ी, लकड़ी और रस्सी की मदद से बारी बारी से उन्हें ऊपर लाने का कठिन कार्य शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में युवाओं ने खाई से बाहर निकालकर 4 किलोमीटर तक महिला को कंधों पर उठाकर दुपछोला तक पहुंचाया, जहां एक वाहन की व्यवस्था कर उन्हें खड़गवां अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल महिला की हालत सुरक्षित है, लेकिन वह अपने घर या परिवार की पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। वह अपना नाम मुन्नी, बेटी का नाम लक्ष्मणिया और बेटे का नाम दुर्गेश बता रही है। पार्षद राहुल भाई पटेल ने आम जन से अपील की है कि यदि कोई इस महिला को पहचानता हो या उसके परिजनों के बारे में जानकारी हो तो नगर निगम या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे।
आज सुबह हमारे वार्ड के 3 युवा साथी मोंटी, सनी और निशांत, ये तीनों जंगल की ओर घूमने गए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये गहरी खाई में एक वयोवृद्ध महिला जो घायल अवस्था में पड़ी हुई है। उन्होंने आकर इस बात को मुझे बताया और मैं अपने साथियों के साथ मंटू, सुभाष भाई, अंशु और धीरज के साथ मिलकर हम लोगों ने लगातार युवा साथियों के साथ मिलकर इन युवा साथियों ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक वयोवृद्ध घायल महिला का जान बचाया है। मैं सारे युवा साथियों को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। लगातार अपने कंधे में धोकर उस घायल महिला को नाले में पार करते हुए, नदी, नाला और पहाड़ पार करते हुए इन्होंने उसकी जान बचाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में भर्ती कराया। मैं इन सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मंच तो सज रहे हैं, तालियां भी बज रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब हर बार छत्तीसगढ़ महतारी की जय जयकार होती थी, तो इस बार दोनों पार्टियों के मंच से उनकी तस्वीर क्यों गायब रही। मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला, जहां छत्तीसगढ़ी गानों की धुन पर सीएम विष्णुदेव साय खुद मांदर डालकर नाचते नजर आए। मंत्रीगण और विधायक भी मंच पर झूमते रहे। कह सकते हैं मंच पर संस्कृति का जलवा था। पर छत्तीसगढ़ महतारी की अनुपस्थिति ने कई को चौंकाया भी। उधर कांग्रेस ने 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान सभा की, लेकिन यहां भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर मंच से नदारद रही और सभा खत्म होते ही कांग्रेस के गेट पर ऐसा बवाल हुआ कि संविधान की मर्यादा ही खतरे में पड़ गई। दरअसल राजीव भवन में एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं ने गेट पर जमकर नाराजगी जताई। दादागिरी कर रहे हो क्या, ये शब्द कैमरे में कैद हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल भी। एक महिला कार्यकर्ता असहज हो गई। वहीं पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम भी भीड़ में धक्का खा गई और फिर उन्होंने सिक्योरिटी को फटकार लगाई। सियासी मंचों पर तस्वीरें चाहे न लगी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बयानबाजी जरूर चस्पा हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा वार किया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में 5 करोड़ कैश बांटते पकड़े गए नेता अब छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण देने आए हैं। भ्रष्टाचार ही भाजपा का एजेंडा बन गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त पर रद्द हो गया। कांग्रेस ने तुरंत तंज कसा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ तक सवाल उठ गया कि क्या राज्यपाल रमेन डेका ने ऐसा कोई फीडबैक दे दिया था कि गृह मंत्री का दौरा ही रद्द हो गया। अब भाजपा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। 7 जुलाई को खड़गे की रायपुर सभा पर भाजपा ने पलटवार किया। कहा, सनातन विरोधी नीति पर चल रहे हैं खड़गे, रागा के नक्शे कदम पर। तो सवाल वही कि महतारी सिर्फ चुनावी तस्वीर है या स्थायी विचार। क्या मंच की भव्यता में हमने मूल प्रतीकों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? क्योंकि नाच, नाराजगी और नारे सब तो हैं, पर छत्तीसगढ़ महतारी कहाँ है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपये तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान। उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्र अधिकार बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं। जी, वो शासन स्तर से, ठीक है।
बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं, बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च, तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं, बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए, क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000, तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम
5000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांगजनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या करेंगे? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान सामने आए 2160 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का चालान पेश होने के बाद वही शराब घोटाला अब 3200 करोड़ रुपए का हो गया है। इस बहुचर्चित शराब घोटाले में भले ही ईओडब्ल्यू द्वारा एक और पूरक चालान विशेष अदालत में पेश कर दिया गया हो, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब इस घोटाले में लिप्त 29 से अधिक अधिकारियों पर अपराध दर्ज हो चुका है, तब भी अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बीते सोमवार को विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया गया। इस दौरान सभी आरोपी न्यायालय परिसर में मौजूद थे, फिर भी वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बजाय केवल समन जारी किया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सत्ता पक्ष के अंदर ही कई लोगों का मानना है कि मोदी की गारंटी और जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही थी, वह अब केवल एक जुमला बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नौकरशाही उनके आदेशों और सुशासन की नीति को कमजोर करने में लगी है। मामले में शासकीय अभियोजन अधिवक्ता व उप संचालक वर्मा की भूमिका भी विवादों में आ गई है।
उन्होंने अदालत में इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई कि सभी आरोपी अधिकारी गैर हाजिर रहे, बल्कि इसे न्यायालय का विवेकाधिकार बताकर आगे बढ़ गए। ये आरोपियों को आप फरार नहीं कर सकते हैं, इसको हमने नोटिस दे करके चालान पेश किए, लेकिन आज कोई भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। क्या कार्रवाई की गई सर? क्या कार्रवाई की गई? अब उनके उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस रुख को लेकर सत्तारूढ़ दल के भीतर ही असंतोष गहराता दिख रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा हाल ही में प्रस्तुत चालान में बताया गया है कि आबकारी विभाग के अफसरों को घोटाले से 88 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हुई है। इस राशि को उन्होंने संपत्ति और निजी कारोबार में निवेश किया। जांच में 11 अधिकारियों की अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है, जबकि अन्य अफसरों की जांच अभी जारी है। ईओडब्ल्यू के द्वारा जारी चार्जशीट में किन अफसरों को कितना पैसा मिला है, उन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किन अधिकारियों से कितनी शराब की पेटी जब्त की गई है और उनकी कीमत का मूल्यांकन क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चिरमिरी शहर में मानवता और साहस की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय युवाओं के एक समूह ने वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद राहुल भाई पटेल के साथ मिलकर 2 दिन से खाई में गिरी एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। युवाओं ने साड़ी और लकड़ी की सहायता से महिला को खाई से बाहर निकाला और कंधों पर उठाकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी देते हुए पार्षद राहुल भाई पटेल ने बताया कि वे सुबह चिरमिरी नगर निगम जा रहे थे, तभी भुकभुकी नाला के पास सन्नी, निशांत और मोंटी ने उन्हें रोका और बताया कि खाई में कोई महिला गिरी हुई दिखाई दे रही है। जब खाई की गहराई का अंदाजा लगा तो पहले तो वे सभी लौट आए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सुभाष महतो, आरकेश, धीरज देवांगन और अंशु राजवाड़े जैसे अन्य युवाओं को साथ लेकर खाने पीने का सामान और पानी लेकर दोबारा खाई में उतरने का फैसला किया। करीब 400 से 500 फीट नीचे एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जो 2 दिन पहले खाई में गिर गई थी और तब से केवल पानी पीकर जिंदा थी। महिला ने युवाओं को देखकर बड़ी उम्मीद से मदद की गुहार लगाई। सभी युवाओं ने पहले उन्हें कुछ खिलाया, सांत्वना दी और फिर साड़ी, लकड़ी और रस्सी की मदद से बारी बारी से उन्हें ऊपर लाने का कठिन कार्य शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में युवाओं ने खाई से बाहर निकालकर 4 किलोमीटर तक महिला को कंधों पर उठाकर दुपछोला तक पहुंचाया, जहां एक वाहन की व्यवस्था कर उन्हें खड़गवां अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल महिला की हालत सुरक्षित है, लेकिन वह अपने घर या परिवार की पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। वह अपना नाम मुन्नी, बेटी का नाम लक्ष्मणिया और बेटे का नाम दुर्गेश बता रही है। पार्षद राहुल भाई पटेल ने आम जन से अपील की है कि यदि कोई इस महिला को पहचानता हो या उसके परिजनों के बारे में जानकारी हो तो नगर निगम या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे। आज सुबह हमारे वार्ड के 3 युवा साथी मोंटी, सनी और निशांत, ये तीनों जंगल की ओर घूमने गए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये गहरी खाई में एक वयोवृद्ध महिला जो घायल अवस्था में पड़ी हुई है। उन्होंने आकर इस बात को मुझे बताया और मैं अपने साथियों के साथ मंटू, सुभाष भाई, अंशु और धीरज के साथ मिलकर हम लोगों ने लगातार युवा साथियों के साथ मिलकर इन युवा साथियों ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक वयोवृद्ध घायल महिला का जान बचाया है। मैं सारे युवा साथियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लगातार अपने कंधे में धोकर उस घायल महिला को नाले में पार करते हुए, नदी, नाला और पहाड़ पार करते हुए जिन्होंने उसकी जान बचाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में भर्ती कराया। मैं इन सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मंच तो सज रहे हैं, तालियां भी बज रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब हर बार छत्तीसगढ़ महतारी की जय जयकार होती थी, तो इस बार दोनों पार्टियों के मंच से उनकी तस्वीर क्यों गायब रही। मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला, जहां छत्तीसगढ़ी गानों की धुन पर सीएम विष्णुदेव साय खुद मांदर डालकर नाचते नजर आए। मंत्रीगण और विधायक भी मंच पर झूमते रहे। कह सकते हैं मंच पर संस्कृति का जलवा था। पर छत्तीसगढ़ महतारी की अनुपस्थिति ने कई को चौंकाया भी। उधर कांग्रेस ने 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान सभा की, लेकिन यहां भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर मंच से नदारद रही और सभा खत्म होते ही कांग्रेस के गेट पर ऐसा बवाल हुआ कि संविधान की मर्यादा ही खतरे में पड़ गई। दरअसल राजीव भवन में एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं ने गेट पर जमकर नाराजगी जताई। दादागिरी कर रहे हो क्या, ये शब्द कैमरे में कैद हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल भी। एक महिला कार्यकर्ता असहज हो गई, वहीं पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम भी भीड़ में धक्का खा गई और फिर उन्होंने सिक्योरिटी को फटकार लगाई। सियासी मंचों पर तस्वीरें चाहे न लगी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बयानबाजी जरूर चस्पा हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा वार किया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में 5 करोड़ कैश बांटते पकड़े गए नेता अब छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण देने आए हैं। भ्रष्टाचार ही भाजपा का एजेंडा बन गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त पर रद्द हो गया। कांग्रेस ने तुरंत तंज कसा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ तक सवाल उठ गया कि क्या राज्यपाल रमेन डेका ने ऐसा कोई फीडबैक दे दिया था कि गृह मंत्री का दौरा ही रद्द हो गया। अब भाजपा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। 7 जुलाई को खड़गे की रायपुर सभा पर भाजपा ने पलटवार किया। कहा, सनातन विरोधी नीति पर चल रहे हैं खड़गे, रागा के नक्शे कदम पर। तो सवाल वही कि महतारी सिर्फ चुनावी तस्वीर है या स्थायी विचार। क्या मंच की भव्यता में हमने मूल प्रतीकों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? क्योंकि नाच, नाराजगी और नारे सब तो हैं, पर छत्तीसगढ़ महतारी कहाँ है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं।
प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चालान। उसमें हम शासन से पूछिए आप, तो हमारे क्षेत्र अधिकार विभाग है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नी जी जी, वो शासन इस पर ठीक है। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ ब्रिज गिरने की नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से दबे एक बड़े हादसे की कहानी कहती है। वडोदरा के पादरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी का पुल आज सुबह अचानक टूट गया और इसके साथ ही 4 गाड़ियां, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप माही नदी में समा गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा अब भी लापता है। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए 8 लोगों की जान बचा ली है।
लेकिन एक टैंकर अब भी पुल के टूटे सिरे पर फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन को इस पुल की जर्जर हालत के बारे में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ फाइलें घुमाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो आज 9 लोगों की जिंदगियां यूं नदी में नहीं समा जाती। बता दें कि ये पुल सिर्फ वडोदरा या महिसागर के लिए नहीं बल्कि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने की जीवन रेखा था। अब इस पुल के बंद हो जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अब अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीके से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए, क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3,000 है तो कहीं पर 3,500, कहीं पर 6,000 तो कहीं पर 2,500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांग जनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर
कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं, किस किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हो, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान सामने आए 2160 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का चालान पेश होने के बाद वही शराब घोटाला अब 3200 करोड़ रुपए का हो गया है। इस बहुचर्चित शराब घोटाले में भले ही ईओडब्ल्यू द्वारा एक और पूरक चालान विशेष अदालत में पेश कर दिया गया हो, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब इस घोटाले में लिप्त 29 से अधिक अधिकारियों पर अपराध दर्ज हो चुका है, तब भी अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बीते सोमवार को विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया गया। इस दौरान सभी आरोपी न्यायालय परिसर में मौजूद थे, फिर भी वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बजाय केवल समन जारी किया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सत्ता पक्ष के अंदर ही कई लोगों का मानना है कि मोदी की गारंटी और जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही थी, वह अब केवल एक जुमला बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नौकरशाही उनके आदेशों और सुशासन की नीति को कमजोर करने में लगी है। मामले में शासकीय अभियोजन अधिवक्ता व उप संचालक वर्मा की भूमिका भी विवादों में आ गई है। उन्होंने अदालत में इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई कि सभी आरोपी अधिकारी गैर हाजिर रहे, बल्कि इसे न्यायालय का विवेकाधिकार बताकर आगे बढ़ गए। ये आरोपियों को आप फरार नहीं कर सकते हैं। इसको हमने नोटिस दे करके चालान पेश किए, लेकिन आज कोई भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। क्या कार्रवाई की गई? क्या कार्रवाई की गई? अब उनकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस रुख को लेकर सत्तारूढ़ दल के भीतर ही असंतोष गहराता दिख रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा हाल ही में प्रस्तुत चालान में बताया गया है कि आबकारी विभाग के अफसरों को घोटाले से 88 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हुई है। इस राशि को उन्होंने संपत्ति और निजी कारोबार में निवेश किया। जांच में 11 अधिकारियों की अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है, जबकि अन्य अफसरों की जांच अभी जारी है। ईओडब्ल्यू के द्वारा जारी चार्जशीट में किन अफसरों को कितना पैसा मिला है, उन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किन अधिकारियों से कितनी शराब की पेटी जब्त की गई है और उनकी कीमत का मूल्यांकन क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
चिरमिरी शहर में मानवता और साहस की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय युवाओं के एक समूह ने वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद राहुल भाई पटेल के साथ मिलकर 2 दिन से खाई में गिरी एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। युवाओं ने साड़ी और लकड़ी की सहायता से महिला को खाई से बाहर निकाला और कंधों पर उठाकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी देते हुए पार्षद राहुल भाई पटेल ने बताया कि वे सुबह चिरमिरी नगर निगम जा रहे थे, तभी भुकभुकी नाला के पास सन्नी, निशांत और मोंटी ने उन्हें रोका और बताया कि खाई में कोई महिला गिरी हुई दिखाई दे रही है। जब खाई की गहराई का अंदाजा लगा तो पहले तो वे सभी लौट आए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सुभाष महतो, आरकेश, धीरज देवांगन और अंशु राजवाड़े जैसे अन्य युवाओं को साथ लेकर खाने पीने का सामान और पानी लेकर दोबारा खाई में उतरने का फैसला किया। करीब 400 से 500 फीट नीचे एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जो 2 दिन पहले खाई में गिर गई थी और तब से केवल पानी पीकर जिंदा थी। महिला ने युवाओं को देखकर बड़ी उम्मीद से मदद की गुहार लगाई। सभी युवाओं ने पहले उन्हें कुछ खिलाया, सांत्वना दी और फिर साड़ी, लकड़ी और रस्सी की मदद से बारी बारी से उन्हें ऊपर लाने का कठिन कार्य शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में युवाओं ने खाई से बाहर निकालकर 4 किलोमीटर तक महिला को कंधों पर उठाकर दुपछोला तक पहुंचाया, जहां एक वाहन की व्यवस्था कर उन्हें खड़गवां अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल महिला की हालत सुरक्षित है, लेकिन वह अपने घर या परिवार की पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। वह अपना नाम मुन्नी, बेटी का नाम लक्ष्मणिया और बेटे का नाम दुर्गेश बता रही है। पार्षद राहुल भाई पटेल ने आम जन से अपील की है कि यदि कोई इस महिला को पहचानता हो या उसके परिजनों के बारे में जानकारी हो तो नगर निगम या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे। आज सुबह हमारे वार्ड के 3 युवा साथी मोंटी, सनी और निशांत, ये तीनों जंगल की ओर घूमने गए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये गहरी खाई में एक वयोवृद्ध महिला जो घायल अवस्था में पड़ी हुई है। उन्होंने आकर इस बात को मुझे बताया और मैं अपने साथियों के साथ मंटू, सुभाष भाई, अंशु और धीरज के साथ मिलकर हम लोगों ने लगातार युवा साथियों के साथ मिलकर इन युवा साथियों ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक वयोवृद्ध घायल महिला का जान बचाया है। मैं सारे युवा साथियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लगातार अपने कंधे में धोकर उस घायल महिला को नाले में पार करते हुए, नदी, नाला और पहाड़ पार करते हुए जिन्होंने उसकी जान बचाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में भर्ती कराया। मैं इन सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मंच तो सज रहे हैं, तालियां भी बज रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब हर बार छत्तीसगढ़ महतारी की जय जयकार होती थी, तो इस बार दोनों पार्टियों के मंच से उनकी तस्वीर क्यों गायब रही। मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला, जहां छत्तीसगढ़ी गानों की धुन पर सीएम विष्णुदेव साय खुद मांदर डालकर नाचते नजर आए। मंत्रीगण और विधायक भी मंच पर झूमते रहे। कह सकते हैं मंच पर संस्कृति का जलवा था। पर छत्तीसगढ़ महतारी की अनुपस्थिति ने कई को चौंकाया भी। उधर कांग्रेस ने 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान सभा की, लेकिन यहां भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर मंच से नदारद रही और सभा खत्म होते ही कांग्रेस के गेट पर ऐसा बवाल हुआ कि संविधान की मर्यादा ही खतरे में पड़ गई।
दरअसल राजीव भवन में एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं ने गेट पर जमकर नाराजगी जताई। दादागिरी कर रहे हो क्या, ये शब्द कैमरे में कैद हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल भी। एक महिला कार्यकर्ता असहज हो गई। वहीं पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम भी भीड़ में धक्का खा गई और फिर उन्होंने सिक्योरिटी को फटकार लगाई। सियासी मंचों पर तस्वीरें चाहे न लगी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बयानबाजी जरूर चस्पा हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा वार किया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में 5 करोड़ कैश बांटते पकड़े गए नेता अब छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण देने आए हैं। भ्रष्टाचार ही भाजपा का एजेंडा बन गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त पर रद्द हो गया। कांग्रेस ने तुरंत तंज कसा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ तक सवाल उठ गया कि क्या राज्यपाल रमेन डेका ने ऐसा कोई फीडबैक दे दिया था कि गृह मंत्री का दौरा ही रद्द हो गया। अब भाजपा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। 7 जुलाई को खड़गे की रायपुर सभा पर भाजपा ने पलटवार किया। कहा, सनातन विरोधी नीति पर चल रहे हैं खड़गे, रागा के नक्शे कदम पर। तो सवाल वही कि महतारी सिर्फ चुनावी तस्वीर है या स्थायी विचार। क्या मंच की भव्यता में हमने मूल प्रतीकों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? क्योंकि नाच, नाराजगी और नारे सब तो हैं, पर छत्तीसगढ़ महतारी कहाँ है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में आज केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां कोयला खदानों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से हो रहे निजीकरण और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपये तय करने जैसी मांगों को लेकर दबाव बनाना है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कोरबा की एसीसीएल अंतर्गत आने वाली प्रमुख खदानें गेवरा, तिपका, कुसमुंडा और मानिकपुर पूरी तरह से बंद रही। पहले पाली से ही खनन कार्य ठप हो गया और बड़ी संख्या में मजदूरों ने खदानों के बाहर प्रदर्शन किया। जगह जगह बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को मजदूर विरोध करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान खदानों के गेट पर श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां से वे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कहीं से किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है। मानिकपुर स्थित एसीसीएल खदान में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एकट के क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य जय मुखर्जी ने बताया कि 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ नीति बनाई, अब मजदूरों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नए श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों की सुरक्षा और हक को कमजोर किया जा रहा है। इस हड़ताल से कोरबा क्षेत्र की कोयला आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी
खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी EOW ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। EOW ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर बाइट चाहिए थे, छोटा बाइट चाहिए जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चलान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, वो हमारे क्षेत्र अधिकार में बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल की, ठीक है नहीं जी जी वो शासन स्तर से, ठीक है। थैंक यू। बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर